आपका टॉपिक है थैलेस थ्योरम इन अफाइन ज्योमेट्री विद एप्लीकेशन। जी मैम करें स्टार्ट। जी करें स्टार्ट। स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। जी मैम, आई एम रियल एंड माय रोल नंबर इज 4927। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम। हमने प्रूव करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हमारे पास, गिवन एनी अफाइन स्पेस ई। हमारे पास एक अफाइन स्पेस ई है। लेट d1 d डैश एंड d डबल डैश बी द थ्री पैरेलल हाइपरप्लेन। ये हमारे पास तीन हाइपरप्लेन्स है। and d1 and d2 be any two lines not parallel to planes di। यानी कि हमारे पास सिंपल क्या है कि तीन हमारे पास प्लेन है, हाइपर प्लेन, और दो हमारे पास लाइन है जो कि उसके पैरेलल नहीं। उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो डायग्राम के ऊपर ये देखिए, जो हमारे पॉइंट्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन से आ रहे हैं। जो हमारे पास ये डी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा A1 A2, और डी डैश आएगा A1 डैश और D2 डैश, और ये जो D डबल डैश है इसके साथ आएगा A1 डैश और A2 डबल डैश। ये हमारे पास थे, ये पॉइंट्स इस तरह आएंगे ये जो इंटरसेक्शन में है। अगर ये हमारे पास चीज़ें हैं तो देन हमने प्रूव क्या करना है, फॉलोइंग रेशियोज हमारी इक्वल आएंगी। ठीक है, तो रेशियोज क्या है, A1 A डबल डैश, A1 A1 डैश इज इक्वल टू A2 A2 डबल डैश एंड A2 A2 डैश इज इक्वल टू रो, यानी कि सम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। सही। और देन कन्वर्सली अगर हमारे पास ये रेशियो है वो हमारे पास रो के बराबर है, और एक हमारा पॉइंट है जो कि D1 पे लाई कर रहा है, तो वो मस्ट होगा कि B हमारा लाई करे A1 के बराबर ही है। A1 डबल डैश जो है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे प्रूफ में ना ये एक नोट जो है वो यूज होना है। वो नोट हमारे पास क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B द डिवीजन A और B इज अनडिफाइंड। दो वेक्टर्स की डिवीजन जो अनडिफाइंड होती है, बट अगर हम ये जानते हो कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अगर हमें ये पता हो कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, तो हमारे पास ये कंडीशन लाजमी आएगी, यानी कि A1 इक्वल होगा लैम्डा डॉट बी। लैम्डा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी कि सिंपल इसका मतलब क्या है कि देयर फॉर द नोटेशन ये हमारी तभी मीनिंगफुल होगी जब ये हमारे पास दोनों आपस में पैरेलल होंगे। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अदिल मुझे प्रूफ इसका सेकंड नेम बताएं थ्योरम का। मैम ये तो अफाइन में था, सिर्फ थेल्स थ्योरम में था। उसके बाद ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो आगे आएगा। ठीक है। और ठीक इसका है इसमें और जो आपने सिवा और मेनेलिस थ्योरम पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है? मैम, वो मेनेलिस थ्योरम तो ये था ना कि हमारे पास एक ट्राइंगल थी, तो ट्राइंगल में हमारे पास यानी कि दो पॉइंट्स थे, यानी कि उनको एक लाइन ड्रा जब हम करते थे वो दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, तो हमारी जो थर्ड लाइन है वो उसके मिलती थी वो आउटसाइड पे जाके। ठीक है। और देन हमारे पास रेशियोज आती थी ठीक वो। है। और सिवा थ्योरम में क्या डिफरेंस था? देन सिवा थ्योरम था कि हमारे पास सिवा लाइन होती थी, वो कॉर्नर पॉइंट्स में मतलब आ रही होती थी, तो ना वो थोड़ी सी माइंड से स्किप है, अभी माइंड वो में नहीं भी है। ट्राइंगल से रिलेटेड ही थी, उसको हमने बाद जी में मैम, वो सर्कल के अंदर भी किया था थी ट्राइंगल ड्रा ट्राइंगल से करके। रिलेटेड। और उसमें भी आप एक पॉइंट पे अगर 7 लाइंस ड्रा करते हो और उस लाइन के बाकी दोनों लाइन से बाकी जो अदर लाइंस हैं जो उस पॉइंट को टच करती हैं उसके वर्टेक्स को, उससे अगर उसके ऊपर लाइन ड्रा करते हो यानी कि उस लाइन को उससे टच करते हो, तो वो सेंटर वाली जो लाइन है जिसपे वो पॉइंट पास कर रहा था उसको वो कट कर रही थी सेंटर में से। समटाइम सेंटर में से करी, समटाइम एज इट इज उसको कटिंग करती थी। और उस पॉइंट जी से जब मैम। परपेंडिकुलर लेते थे तो सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर आता था और वो तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते थे। जी मैम यही। चलिए आप इसको प्रूव करें। जी मैम, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास ये जो एक पाई है, ये प्रोजेक्शन मैप है D1 से D2। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्शन मैप के थ्रू हमने इसको प्रूव करना है, इस सारे थ्योरम को। अगर ये हमारी प्रोजेक्शन है D1 से D2, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो A1 की प्रोजेक्शन है वो A2 होगी, A1 डैश की प्रोजेक्शन हमारे पास A2 डैश होगी, और A1 डबल डैश की जो होगी वो A2 डबल डैश होगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास प्रोजेक्शन डिफाइंड होगी पहले।
उसके बाद कुछ हम पहले रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे बाद में यूज़ होंगे। ठीक है, पहला ये है कि अगर हमारे पास ये A1 से A2 डैश A2 से A2 डैश, ये जब हम इस पर अप्लाई करनी है ये मैपिंग, ये देखें A2 हमारे पास जो था वो किसकी मैपिंग थी, A1 की, उसके लिए ये आ गया। और उसके बाद A2 डैश जो वो हमारे पास मैपिंग थी A1 डैश की, तो वो आ गई हमारे पास। सेम एज इट इज A2 डैश से A2 डबल डैश तक जब हम जाएंगे तो वो हमारे पास ये मैपिंग पे इक्वल इसके आ जाएगा। ठीक है, देन देर इज अ लीनियर मैप, ये हमारे पास एक लीनियर मैपिंग के लिए सेम एज इट इज ये इसकी निकाल लेंगे A1 से A2 डैश A1 डैश की और A1 से A1 डबल डैश तक, वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। और हमने पहले ये जो हमारी प्रोजेक्शन मैप है इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारी एक लीनियरिटी है। लीनियरिटी हम क्यों प्रूव करेंगे, ये भी हमें लास्ट पे एक रिजल्ट इसके लिए चाहिए होगा जिसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी के लिए, वो हमारा जो वेक्टर होते हैं दो वेक्टर, उसके ऊपर जब हम एक फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा दोनों के साथ अलहदा अलहदा आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जब हम मैपिंग करेंगे तो प्रोजेक्शन मैप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। A1 की थी A2 और A1 डैश की थी A2 डैश, वो उसकी जगह आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब ये दोनों जब अलग अलग देखेंगे तो ये हमारे पास जब इसको देखेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, पाई इंटू A1 और A1 डैश प्लस पाई इंटू A1 डैश A2 डैश डबल डैश। तो ये हमारे पास वो जो प्रॉपर्टी थी वो होल्ड कर गई। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पाई थी ये हमारे पास इसकी लिनियरिटी प्रूव हो गई। ठीक है, उसके बाद अब जो हमने पहले एक नोट लिखा था, उस नोट में था कि ये हमारे पास वो तभी होल्ड मीनिंगफुल होगा जब ये ए और बी आपस में पैरेलल होंगे। अब ये देखें ये जो हमारे पास रेशियोज है, अब ये A1 से A1 डबल डैश और A1 से A1 डैश, ये दोनों वेक्टर्स ये आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो वो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा स्केलर जरूर होगा वो जो इस इक्वालिटी को होल्ड करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये इसके बराबर आ गया तो ये हम कह देंगे कि A1 डबल डैश और ये इधर जाके डिवाइड होके ये इक्वल टू आ गया रो के, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब हमने क्या करना है, A2 डबल डैश, इसको हमने मैपिंग में इसको हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया इस तरह, वो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि अगर हम इस तरह करें तो वो हमारे पास जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास रो ए वो ही कांस्टेंट हो जो इधर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम अगर एक रेशो हमारे पास रो के बराबर है तो दूसरी भी अगर रो के बराबर ही होगी तब हम कहेंगे कि ये दोनों रेशो आपस में बराबर है। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया और हम इसको मैपिंग के थ्रू कर रहे हैं। ये A2 किसकी मैपिंग थी, A1 की, और A2 डबल डैश A1 डबल डैश की थी। और ये हम पहले देख चुके हैं कि A1 और A1 डबल डैश जो है ये किसके बराबर आ रहा है, ये जो है था रो A1 डैश की, उसके लिए हमने ये पुट कर दिया। और फिर इसकी एक प्रॉपर्टी लिनियरिटी की, वो जो हमारे पास स्केलर था वो हमारे स्टार्ट पे आ जाता है। ठीक है, और बाद में ये जो हमारा फंक्शन है ये वेक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये दोबारा अप्लाई होगा तो वही A1 की मैपिंग A2 और A1 डैश की मैपिंग A2 डैश। ठीक है, फिर ये चीज़ इस तरफ आके डिवाइड होगी और ये हमारा ये भी रो के बराबर, अगर हम कह देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा चीज़ जो है वो एक चीज़ प्रूव हो गई जो रेशो थी इसके बराबर है। अब हम देखेंगे कन्वर्सली, कन्वर्सली के लिए ये था कि अगर हमारे पास D1 के ऊपर ये जो था हमारे पास ये D1 के ऊपर हमारे पास कोई एक पॉइंट B हो, ठीक है, और देन हमारे पास ये होल्ड करेगी, यानी कि वो B हमारा आना चाहिए A1 डबल डैश के बराबर ही आना चाहिए। ये हमारा वहां था, पे आपने बी कहाँ पे लिया है? वो हमने जनरली लिख लिया है ना, वो हम प्रूव कर देंगे ये हमारा जो B है वो हमारा A1 डबल डैश के बराबर ही है, ये जनरल कौन सी लिख लाइन पे आएगा, यानी कि पॉइंट आप लिया। वहां पे मुझे बताएं ना कहाँ पे लेने जा रहे हैं? हमने D1 पे लिया था। B1 पे A1 डैश के क्लोज में लिया है या A2 डबल डैश के बिटवीन में लिया है? जी मैम, कहाँ पे लिया है, लाइन पे पॉइंट बताए ना कहाँ पे लेना चाह रहे हैं? मैम इस जगह कहीं लेंगे। इक्वल कहाँ पे शो करे, जरा नीचे करो, जरा नोट्स नीचे करो।
कन्वर्सली में देखें इक्वालिटी कहाँ पे शो करे जी जो मैम कन्वर्स बोले क्या मैम आपने बोला अभी? बोले सर, आप क्या बोलने लगे थे, बोले जरा। मैम कुछ भी नहीं, मैं तो इन जनरल वो हमने एक पॉइंट ले लिया D1 के ऊपर। इन D1 जनरल के ऊपर हमने लिया ये है, जनरली पॉइंट लिया हुआ है आपने, तो मैंने जस्ट यही पूछा था कि जनरली आप कहाँ पे पॉइंट लेना चाह रहे हो, जस्ट ये पूछा मैम था। किसी भी जगह ले सकते हैं। चलो ठीक है, आगे करो। हमने अज्यूम किया A1B, ये हमारे पास है, ये जो रेशियो था ये बराबर आ गई एक रो के बराबर। देन अगर ये हमने अज्यूम कर लिया तो ये A1B ये हमारा किसके बराबर आएगा? ये रो इनटू, यानी कि ये जो हमारी चीज़ थी इसको उठा के इस तरफ ले गए हैं, ये बराबर आ जाएगा A1B इज इक्वल टू रो इंटू A1 डैश, ये इधर डैश है ना मैम, वो मिस्टेक हो गई। उसके ये बाद सारी कॉमा। मिस्टेक्स नोट करते जाएं, जब आपने ग्रुप में शेयर करनी है फिर सारी मिस्टेक्स ठीक करके शेयर करनी है। जी मैम मैं कर दूंगा। उसके बाद ये A2 डबल डैश ये बराबर आ जाएगा रो A2 डैश। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ये भी हमारी इक्वेशन आगे यूज होनी है। ठीक है, अब इट इज क्लियर दैट द पॉइंट बी मस्ट बी ऑन द लाइन D1। मैम ये हमारा वो उसमें स्टेटमेंट भी था कि अगर हम ये जो पॉइंट है B1, ये सॉरी बी, ये हम D1 पे कहीं भी लें तो हमारा बी जो है वो A1 डबल डैश के बराबर ही है, ये स्टेटमेंट में था। वो बी जो है वो हमने एक जनरली पॉइंट ले लिया है, तो हमने लास्ट पे जाके यही डिनोट करना है कि वो डबल डैश ही है, तो हम सिर्फ जी उसको मैम। सेपरेट पॉइंट ले रहे थे एक आप लाइन से। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप बेसिकली उसको क्या जी मैम। लेने चाह रहे हो। जी मैम वो कोई एक पॉइंट वो हमारा लास्ट पे उसके बराबर आ जाएगा A1 डबल डैश। इट इज क्लियर दैट द पॉइंट बी मस्ट बी ऑन द लाइन D1, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही था। तो अगर ये इस चीज़ के बराबर है तो अब ये इन दोनों तरफ हमने दोबारा मैपिंग अप्लाई कर दी है। ठीक है, ठीक है। जब मैपिंग अप्लाई हम करेंगे तो ये एक स्केलर ये बाहर आ गया। ठीक है, और ये इसके जब मैपिंग अप्लाई होगी A1, ये इसका प्रोजेक्शन क्या था A2 और A1 डैश का था A2 डैश। ठीक है, और अब ये जो चीज़ है इक्वेशन 3 से ये हमारी चीज़ किसके बराबर है? A2 डबल डैश की। ठीक है, उसकी जगह हमारा आ गया A2 डबल डैश। अब ये जो चीज़ थी A2 डबल डैश, अगेन जब हम इसको दोबारा लेके जाएंगे मैपिंग के अंदर, ये हम लेके क्यों जाएंगे, ये लिनियरिटी की आगे एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो ये हमारा प्रूव करेगा कि ये हमारा बी जो था वो A1 डबल डैश के बराबर। जब इसको दोबारा मैपिंग में लेके गए तो ये हमारा इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। अब ये चीज़ उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे बाय द लिनियरिटी ऑफ पाई, उसके जो हमारे पास लिनियरिटी थी वो उसकी प्रॉपर्टी लगा के ये पाई हमने बाहर दोनों पे अप्लाई कर दी। ठीक है, और ये जो हमारी चीज़ है ये बराबर 0 की नहीं हो सकती, सॉरी ये चीज़ तो बराबर 0 की नहीं हो सकती जो हमारी मैपिंग हमने अप्लाई की हुई है। तो फिर इस चीज़ को हम 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखा तो ये इम्प्लाइज दैट A1B इज इक्वल टू आ जाएगा A1 डबल डैश। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी हमारा A1 डबल डैश के बराबर। जी मैम आगे वाला भी करना है? नहीं नहीं, आगे वाला आप नहीं करें, पहले वाले में से इसको लास्ट का तो दोबारा से है। रिव्यू करें, मतलब पूरा जी आपने डिटेल नहीं बतानी, आपने जी मैम। सिर्फ स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ ये बताना है कि बेसिकली थैलेस ने अपने थ्योरम के अंदर क्या प्रेजेंट करना चाहता है। जी मैम मैं बता दूँ। मैम थैलेसीरम में हमने ये करना था कि हमारे पास ये जो रेशियोज है ना ये हमारी जानी चाहिए थी कि ये रेशियो दोनों बराबर आती हैं अगर हमारे पास ये रेशो तीन भी नहीं प्लेन। बतानी, वहां से रेशो भी नहीं बतानी, सिर्फ फिगर से बतानी है कि बेसिकली वो फिगर को किस वे में डिनोट करना चाहता है, किस वे में डिफाइन करना चाहता है, फिगर से रेशो भी बताएं। जी मैम ये हमारे पास फिगर थी, दो लाइन जो कि पैरेलल नहीं थी प्लेन्स के। हम्म। अगर ये चीज़ें आए हमारे पास तो हमने ये एक चीज़ प्रूव करनी है कि हमारी जो रेशियो है A1 से लेके A1 डबल डैश और A1 से A डैश तक ये हमारे पास रेशियो बराबर आनी चाहिए थी A2 से A2 डबल डैश और A2 से A2 डैश तक। ये था सिंपल थैलेस हमने। का मेन जस्ट ये था कि अगर आपके पास कुछ पैरेलल लाइंस हो और उनको दो लाइंस इस वे में पास कर रही हैं जो कि पैरेलल नहीं है, जी मैम। ठीक है, बट उनकी रेशियो जो है पॉइंट वाइज अगर ली जाती है पैरेलल और सेम डिफरेंस के साथ, तो हमारे पास उनकी रेशियो जो है वो आपस में इक्वल आती है, सिर्फ यही वो डिनोट करना चाह रहा था। ठीक है, जी मैम। अब नेक्स्ट पे है निम्रा इजाज 4908। जी मैम।
निम्रा स्क्रीन आप शेयर करेंगी या अदील शेयर रखें? मैं कर लेती हूँ। चलो अदील बंद कर दो, अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी अदील बंद करेंगे तो आपको शो होगा। ओके ठीक। निम्रा आप करें। ठीक है मैम मैं कर रही हूँ। जो मीटिंग मेरी लेफ्ट हो गई थी वो सिग्नल इशू की वजह से। कोई मसला नहीं। मैम स्टार्ट करूँ? करें। Assalamu alaikum. Myself Nimra Jas. The topic which I'm going to present today is of basic proportionality theorem or Thales theorem. तो सबसे पहले हमारे पास थेलिस थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो क्या बताती है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, पैरेलल ड्रा करते हैं, किसके पैरेलल? ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं हम, तो वो जो लाइन है वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी कोई ना कोई डिस्टेंट पॉइंट पर, और जिस तरह वो उन दो लाइन पे डिवाइड करेगी, जो उनकी जो रेशियो आएगी वो सेम आएगी। हम फिगर में देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, हमने बीसी साइड की पैरेलल एक लाइन ली है डीई। तो जो डीई लाइन है वो दोनों साइड्स को एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जिनकी रेशियोज आएंगी ना वो सेम होगी, जो लाइन डिवाइड कर रही है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए डी क्या प्रूव करना है हम लोगों ने कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ये हम प्रूव करेंगे। तो ई सी सॉरी। तो प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले हमें गिवन दी गई है एक ट्राइंगल एबीसी, जो मैंने भी बताया, इन विच लाइन डीई जो पैरेलल है उसके उनको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड्स को एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। तो वो जिस जो इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट साइड ओके। अब हम इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे जो हमारे पास डी बी है उसको हम ई से मिलाएंगे, और हम इस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी को हम सी से मिलाएंगे, और जो ट्राइंगल ए डी ई है हमारे पास, ए बी सी इसको भी कह सकते हैं, ए डी ई, उसमें हम ई से अगर हम ए डी को हम ट्राइंगल की इस ए डी ई ट्राइंगल डिस्कस करें, अगर ए डी को बेस लें तो उस बेस के जो ऑपोजिट होता है वर्टेक्स, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि एन पे आता है। और इसी तरह अगर हम ट्राइंगल को बेस अगर हम ए ई लें ए डी ई की, और अगर डी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो एम पर आता है। ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, और हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए इसकी के रेशियोज बराबर आती हैं, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई लेंगे जिसमें हम बेस लेते हैं ए डी और हाइट हमारे पास है ई एन, जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑपोजिट वर्टेक्स से। और हमारे पास नेक्स्ट हम ट्राइंगल सिमिलरली ए डी ई लेंगे, लेकिन हम बेस इसमें ए ई ले लेंगे जो कि हमारे पास ये है, और फिर जो परपेंडिकुलर होगा उसी हिसाब से इसकी हाइट डी एम बन जाएगी। और फिर हम लोग नीचे वाले जो ट्राइंगल उनकी बात करेंगे जो डी बी ई ट्राइंगल है, और यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है कि इसका एक एंगल जो है 190 से अबव है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे कि अगर हम बेस डी बी लेते हैं तो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है हमारे, निम्रा कौन सा एंगल 90 से अबव है? ऑब्ट्यूज एंगल मैम। ठीक है। डी भी हम अगर बेस लेते हैं बी डी ई ट्राइंगल में तो हमारे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है ई। और हम अगर ई से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सेम जैसे हमारा ए डी ई ट्राइंगल में ई एन बना है तो इसमें भी ई एन बनेगा, क्योंकि हम थोड़ी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और वो जो परपेंडिकुलर गिरेगा उसकी हाइट होगी वो ई एन ही होगी इस ट्राइंगल की भी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। तो इस तरह इसकी बेस हमारे पास बी डी आ जाएगी और इसकी हाइट होगी ई एन 1/2 बेस बी डी इंटू ई एन। और ट्राइंगल हम लेंगे अनदर ट्राइंगल लेंगे डी ई सी जो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हम ई सी इसकी बेस ले रहे हैं और बेस के सामने वर्टेक्स है, और यहाँ से फिर इसका भी सेम सिमिलरली इसकी जैसा ही होगा कि जैसे ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसका जो वर्टेक्स है ये डी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो डी एम ही बनेगा। तो
ये हम लोगों ने कर लिया। इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं एरिया के फॉर्मूले को यूज करते, और हम जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। हमें रेशियोज चाहिए, तो रेशियोज के लिए हम डिवीजन करेंगे इन दोनों की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। सो इसी तरह 1/2 आपस में कट के EN और इवन कट के, तो हमारे पास जो रह गया वो है AD/DB। और इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा AE/AC। 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इनकी जो हाइट्स है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बेसिस की रेशियो बचेगी AE/AC। और हमारे पास एक चीज है मैथमेटिक्स में नोट करने वाली, कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल साइड्स है, अगर लाइंस है, उनके दरमियान अगर ट्राइंगल्स बना रहे हैं और सेम बेस पे ट्राइंगल बनेगी, जो सेम बेस पे जितनी भी ट्राइंगल्स बनाए उनका जो एरिया आता है वो सेम आता है, इक्वल होता है। और हम नोट कर सकते हैं ट्राइंगल ADE और BEC, ADE ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी सेम बेस है DE, और BDE के ट्राइंगल में भी हमारे पास सेम बेस ही जो है वो D है। तो ये शेयर कर रहे हैं सेम बेस। अगर शेयर कर रहे हैं सेम बेस तो इसका मतलब इनका एरिया भी सेम होगा। तो इसी तरह हमारे पास ट्राइंगल DEC का एरिया ट्राइंगल BD के बराबर आया है, जो हम इस रिजल्ट की वजह से, तो इन दोनों का एरिया बराबर आ गया। तो हमारे पास हम देख सकते हैं अगर ट्राइंगल DEC का एरिया बराबर है और इसका एरिया बराबर है, तो इसकी जगह अगर हम वो भी पुट कर दें तो इनकी रेशियोज आपस में बराबर आएंगी, क्योंकि AD और AC, तो इस तरह इनकी रेशियोज आपस में बराबर आएंगी। तो रिजल्ट ये बताता है कि चाह रहे हैं तो वाइस से जी ऊंचे से क्लास कुछ पूछना चाह रहे हैं? कौन बोला था बीच में? ठीक है निम्रा, कंटिन्यू करें। जी मैम, तो हमारे पास इक्वेशन ए और जो सी हमने निकाली है कि दोनों ट्राइंगल को यूज करते हुए नोट के एरिया अगर सेम बेस शेयर करेंगे तो इनका एरिया सेम होगा। इस वजह से हमारे पास रिजल्ट आता है कि AD/DB रेशियो इनकी और AE/AC के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। मैम आगे भी करूं? नहीं अभी स्टॉप करें आप। मोहम्मद हमजा। जी मैम। हमजा इससे आगे कंटिन्यू करो। जी ठीक, मैं PDF शेयर कर लेती हूँ। ठीक है निम्रा, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो। ठीक है मैम जी। क्लास अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं बिटवीन में तो आप कुछ पूछ सकते हैं बीच में ही। ओके मैम ठीक है। मैम स्क्रीन शेयर होगी? हो गई स्क्रीन शेयर आपकी। माय नेम इज मोहम्मद हमजा, रोल नंबर इज 4933। आज हमारा टॉपिक है साथ थैलेसिस थ्योरम। इसमें हम स्टेटमेंट ज्योमेट्री में देखेंगे कि और क्या बनती है साथ। In geometry, Thales' theorem states that if A, B, and C are distinct points on a circle where the line AC is the diameter, then the angle ABC is a right triangle. अब हमारे पास एक सर्कल है, उसमें 3 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है, ये A पॉइंट्स, B और तीन मुख्तलिफ जगह पर पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, और हमारे पास जो AC है वो कहीं डायमीटर है, ये AC हमारा डायमीटर बन गया, और वो हमने इसका सेंटर रख लिया। तो हमने अब प्रूव ये करना है कि ये जो मेजर एंगल ABC यानी कि B के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल बनेगा, राइट एंगल। तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं साथ फ्रॉम फिगर। अब ये फ्रॉम फिगर में हमारे पास ये O से लेकर C, OA और OB ये तीनों रेडियस हैं, तो ये आपस में बराबर होगा। अब ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक OAB और दूसरी ट्राइंगल OCB। ये 2 ट्राइंगल्स हमारे पास आइसोसेल्स होंगी। अब इसमें क्योंकि 2 साइड्स
अब अगर देखा जाए तो ओ बी ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, और ये ओ ए और ये ओ सी ये भी दोनों बराबर है। दो ट्राइंगल्स की दो दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेल्स हो गई, या द ट्राइंगल्स triangle OBA and triangle OBC are isosceles triangle। अगर ये isosceles triangle होंगी तो इनके जोन सी साइड बराबर होगी उसके ऑपोजिट एंगल भी वो बराबर होगा। अब ये साइड OC है, इसके ऑपोजिट एंगल हमारे पास ये बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया बीटा का। अगर ये भी OC बराबर है OB के, तो इस साइड के जो ऑपोजिट एंगल बनेगा तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास बराबर होंगे। इस ये जो ओ बी सी ट्राइंगल में ये एंगल भी बीटा हो गया, ये एंगल भी बीटा हो गया। अब दूसरी जोन सी ट्राइंगल हमारे पास ओ ए बी, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जो ओ बी साइड है इसके सामने ये एंगल ए बन रहा है, इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया, और ये भी रेडियस है, ये ओ बी के ही बराबर है, तो इसके सामने जो एंगल बनेगा ये भी अल्फा ही हमारा होगा। यहाँ हमारे पास अब ये अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और ये बीटा, ये तीन एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। मेजर एंगल ए ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी के, और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में भी ओ बी ए और ओ ए बी बराबर एंगल्स होंगे। वी नो दैट द सम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अब कोई भी ट्राइंगल है उनके तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो वो 180 के बराबर होगा। अब एक एंगल हमारे पास अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा और तीसरा एंगल बीटा है, इन तीनों को हमने सम किया इज इक्वल टू 180, तो ये बन गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो ये उधर 2 जाके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 आ गया। अगर अब हम ये बी पॉइंट बी एंगल देखें तो ये बी एंगल जो हमारे पास है ये अल्फा प्लस बीटा टोटल एंगल बन रहा है, तो अभी अल्फा प्लस बीटा हमारा इज इक्वल टू 90 आ गया। इसका मतलब कि ए बी सी के ऊपर एंगल जो हमारा बन रहा है वो राइट एंगल होगा, यही हमने प्रूव करना था। हमजा मुझे ये बताएं आप से ये लिखी किसने पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट किसने की है? पीडीएफ में मैम जी मैम मैंने की थी। और लिखी किसने पेजेस पे? पहले ये सारे डाटा को सर्च किया था, साथ लिखी भी अदील नहीं है। नहीं लिखी मैंने, वो इन्होंने अदील निम्रा हार्ट लोगों ने थ्योरम भी। के ऊपर, अदील हार्ट थ्योरम के ऊपर थैलेस थ्योरम लिखा हुआ है। जी मैम ये थैलेस थ्योरम ही था। हाँ ये थैलेस थ्योरम ही, लेकिन ये उसकी एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता है। एप्लीकेशन मीन के उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होते हैं उसमें उसने डिफरेंट वेज में इसको कन्वर्ट किया है। जो सबसे मेन उसका थैलेस थ्योरम था वो ऊपर जो सबसे पहले आपने किया था सिर्फ वही थैलेस थ्योरम है। रिलेटेड टू थैलेस थ्योरम आप इसे लिखते हैं, थैलेस थ्योरम नहीं लिखते हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि मतलब कहीं पे आपसे थैलेस थ्योरम पूछा जाए या आपकी किसी और क्लास फेलो से तो उन्होंने तो आपकी मतलब इसी वर्कआउट से किया होगा तो वो कोई और स्टेटमेंट डिफाइन करे। चलो जो सबसे पहली वाली मेन है वो थैलेस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब आगे जो है मरियम। यस मैम। मरियम स्क्रीन शेयर करें। हमजा आप अभी अपनी स्क्रीन जो है वो बंद कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो। जी ठीक है मैम दरअसल मरियम का लैपटॉप खराब है तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं उसकी जगह? कर दें, कोई भी कर दें। ठीक है मैम। निम्रा वो दूसरी पीडीएफ नहीं आपने ली, वो 17 पेजेस वाली? है मेरे पास वही है उसमें है। मरियम आप प्रेजेंट करो जहाँ पे सेकंड स्टार्स आपने लगाने हैं थ्योरम में, थैलेस थ्योरम लिखा हुआ है उसको। जो पहले निम्रा ने प्रेजेंट किया उसे जरा दोबारा से रिपीट करो, एप्लीकेशन से छोड़ दो अभी। सबने सारा वर्क किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड किया हुआ है। नो मैम, मैम सबने सारा किया। ठीक है मरियम ऊपर नहीं जाओ, नीचे आ जाओ निम्रा। यहाँ पे ये आपने पूरा प्रेजेंट नहीं करना मरियम। जी मैम। मरियम आपने जस्ट बताना है कि इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या किए हुए। जी मैम ठीक। निम्रा अभी स्टेटमेंट पे रहने दो बेटा। चले मरियम बताएं जल्दी से।
सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कोई भी एक लाइन हम ड्रा करें। हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल है, हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, और वो जो लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो दूसरी दो साइड्स पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो जिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी मतलब वो उन दो दूसरी साइड्स को जो है वो इक्वल रेशियो में जो है वो डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है। और ये बीच में जो एम नेक्स्ट और हम एन लिया है इसको ये क्यों लिया है मरियम? मैम ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसको परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ना, तो इस के हमने अपनी स्टेटमेंट की रेशियो इक्वल जो है उसको प्रूव करना। तो क्या ये इसके बगैर नहीं हो सकता था? मरियम क्या इसके बगैर प्रूफ नहीं हो सकता था? मैम हो सकता है अगर हम उस तरह लें कि अगर हमारे पास जो उसकी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम उनकी जो है वो एरियाज जो है वो सेम है, तो मैम उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो इस तरह किया कि हम इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो ये आप लोगों ने पहले दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया इसे एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हुए डी ई, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ए डी ई बन गई है। जैसे आपने ए बी और सी के पैरेलल डी ई लाइन लेके उसके ऊपर सी और बी के साथ उसको मिलाकर परपेंडिकुलर फॉर्म बनाई है, इसी तरह ए डी ई को पूरी सेम उसी ट्राइंगल के पैरेलल बनाने के लिए, साइज में तो वो उससे छोटी है लेकिन उसी के पैरेलल बनाने के लिए एम और एन लिया है, ठीक है। अब इसको जो आपने प्रूव किया है वो आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने इसे प्रूव किया। प्रूफ पे नहीं जाना निमरा, ऐसे ही रहने दो। चलो मरियम बताओ प्रूफ कैसे किया आपने इसको, क्या चीज इसके अंदर यूज करते हुए आपने प्रूफ किया? मैम सबसे पहले हमने बी से जो है वो ई पे, बी से ई तक एक लाइन ड्रॉ की और डी से जो है वो ई पे एक लाइन ड्रॉ की है। देन मैम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी से ए सी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ई से ए बी पे, ठीक है। और हमने वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके बाद हमने एरिया जो है हमारे पास मैम ने हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लिया कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैम हमने डिफरेंट ट्राइंगल्स का मतलब सबसे पहले हमने डिफरेंट ट्राइंगल्स का हमने एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद मैम हमने जो है वो उनका हमने उनकी रेशियोज जो है वो रेशियोज प्रूव कर दिए कि ये इक्वल है हमारे पास। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे चलो। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि डी ई हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और उसमें हमारे पास जो है वो डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू, डी ई जो है वो ठीक है, डी ई जो है पैरेलल वो ओ क्यू के, और डी एफ जो है वो पैरेलल ओ आर के। हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास ई एफ है वो भी पैरेलल है क्यू आर के, और इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, और हमें गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ, डी ई जो पैरेलल है वो ओ क्यू के है। तो हम इसमें हम जो है वो थेल्स थ्योरम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ये पैरेलल है दोनों, डी ई जो है वो पैरेलल ओ क्यू के हैं, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है पी क्यू और आर, पी क्यू आर पी क्यू ओ जो है, तो उसमें क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं तो उनकी जो रेशियोज हैं वो भी आपस में जो है वो इक्वल होंगी। मतलब हमारे पास पी ई रेशियो ई क्यू जो है वो इक्वल होगी पी डी रेशियो डी ओ के हमारे पास इक्वल होंगी। निम्रा ऊपर थोड़ा सा करना। निम्रा बस करो निम्रा। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर ये ट्रायंगल है पी ओ आर, उसमें भी हमारे पास ये भी गिवन है कि डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। इसमें भी हम कैल्शियम यूज करेंगे कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमारे पास जो ट्रायंगल है पी ओ आर जो ट्रायंगल है, तो अगर ये दोनों डी एफ जो पैरेलल ओ आर के हैं तो उसमें भी हमारे पास जो रेशियो है पी डी रेशियो डी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई पी एफ रेशियो एफ आर के, ये भी इक्वल्स हैं। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस तो हमारे पास ये आ गया कि पी ई जो है वो पी ई रेशियो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ रेशियो पी एफ रेशियो पी एफ आर के इक्वल आ गया हमारे पास।
अब हमने, क्योंकि वो हमारे पास गिवन था, अब हमने प्रूव करना है जो हमें कि ई एफ जो है वो रेशियो, ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें हमने जो ई एंड एफ है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास। पी, एक पी आर पे है, एक पी क्यू पे और एक पी आर पे है। तो ये दोनों डिस्टेंस पॉइंट्स है। तो हमारे पास पी ई और हमारे पास हमने ऊपर ये प्रूव किया कि पी ई जो है, पी ई रेशियो जो है ई क्यू के इक्वल है, और पी एफ रेशियो जो है वो एफ आर के इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं और ई एंड एफ जो है वो डिवाइड कर रहा है पी क्यू और पी आर को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमारे पास जो है ई एफ जो है वो पैरेलल आ जाएगा क्यू आर पे, क्योंकि ये हमारे पास एक कन्वर्स है हमारे पास सेल्स थ्योरम का, कि अगर हमारे पास जो रेशियोज इक्वल आ जाए तो वो ई जो पॉइंट्स है हमारे पास है, जिस पॉइंट पे हम वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पैरेलल होते हैं। ई एफ मतलब हमारे पास पैरेलल है क्यू आर के। अब मरियम, मीटिंग एंड होने लगी है, जी मैम। दोबारा से ज्वाइन करें और जो एक जी एप्लीकेशन मैम। आपकी रहेगी और उसके बाद एमसीक्यूज। जी मैम ठीक। तो अगर देखा जाए तो ए पी लाइन पर ही हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, ओपी लाइन पे ए पॉइंट आ रहा है, और ओ आर लाइन पे ही हम जो सी पॉइंट आ रहा है, जैसे हमने ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरह ये कहा जा रहा है कि एबीसी जो हमारे पास पॉइंट्स है वो ओपी, ओके और ओ लाइन पर रिस्पेक्टिवली में। तो देखिए सच डेट ये होगा कि जो लाइन ए बी होगी हमारे पास वो पैरेलल होगी पी क्यू के, और AC है वो हमारे पास पैरेलल होगी PR के। तो हमने शो करना है कि जो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो जो लाइन BC है हमारे पास वो QR के पैरेलल आएगी। अगर ट्रायंगल्स की टू लाइंस दूसरी ट्रायंगल के दोनों लाइंस के बराबर हैं तो जो उनकी थर्ड साइड होगी वो भी आपस में बराबर ही आएगी, पैरेलल आएगी, सॉरी, आपस में एक दूसरे के। तो सोल्यूशन है हमारे पास ट्रायंगल है PQR, O इज अ पॉइंट एंड OP OQ और हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया आपस में O पॉइंट से। निम्रा, तो थोड़ा we सा have, निम्रा जी मैम, निम्रा इसकी थोड़ा सा जूम जो है उसको माइनर करो। बस अब इसको कंपैरिजन, बस 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 इतना नहीं, थोड़ा बड़ा करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ सही है। अब ठीक है, अब इस मत बताओ, फिगर के साथ नीचे ठीक कंपेयर है करके बताओ क्या है। ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है PQR, हम देख सकते हैं फिगर में, ये PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है, और O हम लोगों ने पॉइंट O लिया है, हमने उससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हमारे OR को OQ को जो हमारे पास है पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। हमारे पास क्या लाइन बनी है, OP OR O, और इसी लाइन पर हम लोगों ने ये यूज करते हुए तो हमने दूसरी ट्राइंगल भी यहाँ पे ड्रॉ की है, और वी हैव ABC जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो इस लाइन OP पर है, एक A लाइन OP पर है, OP लाइन OP पर है, और जो B पॉइंट है वो लाइन OQ पर है, और जो लाइन सेगमेंट OR पे हमारे पास पॉइंट C है। तो रिस्पेक्टिवली ये हम लोगों ने, हमारे पास ये है कि जो हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइन AB है पैरेलल आ रही है PQ हमें ये गिवन है, और लाइन AC जो हमारे पास पैरेलल है दूसरे ट्राइंगल की साइड PR के साथ। तो हम लोग ये देखते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल OPQ जो हमारे पास है, ये वाली OPQ एक तरह का पिरामिड है। हम देख सकते हैं कि पिरामिड की 3 साइड्स ट्राइंगल ही होती हैं, तो हमारे पास OPQ है हमारे पास एक ट्राइंगल। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है वो पैरेलल है PQ के, जो लाइन सेगमेंट AB है हमारे पास वो पैरेलल PQ के। सो हम लोग यहाँ पर थेलिस थ्योरम यूज करेंगे जो हमें बताता है कि अगर कोई लाइन डिवाइड करे, अगर कोई लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रा करें पैरेलल किसी लाइन के या ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे तो फिर वो दूसरी साइड्स को इक्वल रेशियो पे डिवाइड करता है। जो इससे हमारे पास इस थ्योरम को यूज करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है कि लाइन सेगमेंट O है ओवर OP इज इक्वल टू OB ओवर BQ, OA ओवर OP। जो हमारे पास लाइन सेगमेंट OA आएगा वो बराबर होगा OP के, पैरेलल होगा, और जो OB है वो पैरेलल होगा OQ के। ये थेरिस को हमने यूज किया है, इससे रिजल्ट मिला है। और ट्राइंगल इसी तरह सिमिलरली हम OPR अब लेंगे ट्राइंगल जो हमारे पास ये है, तो और इसमें भी मुझे हमारे पास लाइन सेगमेंट OA आएगा वो पैरेलल आएगा OP के, और OC पैरेलल आएगा OR के। थेरिस थ्योरम को यूज करते so way B is a again using Thales theorem using 1 and 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास OB over BQ
ओ ए और ए पी के बराबर भी है, ओ सी ओवर सी आर के बराबर है। अगर देखिए दोनों साइड्स, ये साइड इसके बराबर है, वो साइड इसके बराबर है, तो आपस में दोनों साइड भी इक्वल होंगी। हमने यही शो करना है कि ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में बराबर होंगी, 2 ट्राइंगल्स की, तो जिनकी थर्ड साइड होगी वो भी पैरेलल होगी, अगर बाकी 2 भी पैरेलल होंगी। Where B is the points on OQ and C is a point on OR and B and C divides the line OQ in the same ratio. क्लास एक बात और, अगर आपको ट्राइंगल दी जाए, ट्राइंगल के आउटसाइड ट्राइंगल, और जस्ट इतना डिफाइन किया जाए कि ट्राइंगल की जो आउटसाइड है वो बाकी जो इनर वाली ट्राइंगल है उसके किसी भी साइड को टच नहीं कर रही, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप बताएं कि वो ट्राइंगल किस साइड की है। तो क्या वो फिर भी पैरेलल होगी? उसकी साइड जो है वो फिर भी पैरेलल होंगी। मैम अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो जो अंदर ट्रायंगल बनेगी वो तीनों साइड्स के आपस में पैरेलल होंगी। अंदर वाली साइड की पैरेलल होंगी या बाहर वाली साइड की पैरेलल होंगी? मैम दोबारा पूछिएगा, क्या पूछा है? क्वेश्चन जस्ट ये पूछा है, आपके पास एक ट्राइंगल है, मैं ज्यादा इजी करके पूछ लेती हूँ। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। जी मैम। उसके आउटर साइड पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि उसको एज ए इनर साइड, इनर ट्राइंगल कंसीडर करते हुए, तो क्या जो आउटर में ट्राइंगल डिफाइन करूंगी या कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या उसकी साइड्स इनर वाली ट्राइंगल की पैरेलल होंगी? मैम अगर वो दोनों आपने दोनों ट्रायंगल्स जो बनाई हैं वो इक्विलेटरल ही होंगी तो जाहिर बात है उनकी जो साइड्स हैं आपस में वो बराबर, वो पैरेलल ही होंगी। पैरेलल होंगी, लेकिन अगर इक्विलेटर नहीं बनाई तो मैम वो फिर नहीं होगी। बिल्कुल वो फिर नहीं होगी, क्योंकि इनर वाली साइड का डिफरेंस नहीं बताया कि कितना साइडों से डिफरेंस होगा। और एक बात और, अगर पैरेलल साइड्स का डिफरेंस बताया जाए कि डिफरेंस सेम है तो फिर वो हमारे पास पैरेलल ही होंगी। ठीक है, अब एमसीक्यूज जो हैं वो मरियम। मैम जी ये जो कंडीशन है कि एक साइड दूसरी की पैरेलल जो अभी प्रूफ की है, तो ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है, राइट ट्रायंगल के लिए नहीं हो सकता ये क्या? ये इनर भी फिर उसके अंदर भी राइट ट्रायंगल ही होगी, जिस तरह की भी ट्रायंगल बनी होगी बाहर भी उसकी जो ट्रायंगल है सेम उसी वे की होगी, तभी होगी। मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा है, इसकी एक डायग्राम मैं बना के आपको भेजती हूँ। अच्छा मरियम, हमसे कुछ प्रेजेंट करें, दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगी तब है, या दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सेम होंगी इनर और आउटर वाली, तब पैरेलल हो सकती हैं। ट्रायंगल्स का सेम होना जरूरी है, सिंपल। ट्रायंगल्स का सेम होना लाजमी जरूरी है, अदरवाइज जो है वो फिर हमारे पास वो पैरेलल नहीं होगी। मरियम चले जरा एमसीक्यू एक्सप्लेन करें जल्दी से, आपके पास सिर्फ 8 मिनट है। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और हमारे पास पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो हमारे पास जो है वो रेशियोज जो है ए पी, हमने सबसे पहले हमने व्हाट कुड बी द वैल्यूज ऑफ ए क्यू एंड क्यू सी, हमने इनकी वैल्यूज जो है फाइंड करनी है। और हमारे पास ए पी और बी पी की वैल्यूज गिवन है। ए पी की हमारे पास 1 सेंटीमीटर और बी पी की हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जैसा कि हमारे पास क्योंकि उन्होंने गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो हमारे पास जो है रेशियोज जो है वो भी इक्वल होंगी। ए पी जो है वो हमारे पास रेशियो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए पी रेशियो बी पी के इक्वल होगी। ए पी रेशियो बी पी जो है वो इक्वल होगी ए क्यू रेशियो क्यू सी के। तो मैम उसका भी हमारे पास जो है वो मैम इसका डी ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। नहीं यही है, क्योंकि हमने रेशियो सेम लानी है तो ये रेशियो हमारी 1/3 होगी, और जब ये हम चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2/6, ये भी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन ठीक है।
AP ओवर PB। हाँ ठीक ठीक, वो मुझे लगा वो 3 लिखा है, ठीक है। वो 2 और जी मैम वो सेकंड ऑप्शन के इक्वल आ जाएगी कि वो उनकी रेशियोज हमने इक्वल प्रूव करनी है ना, AP रेशियो BP के, AP रेशियो BP इक्वल्स टू हमारे पास AQ रेशियो QC के, तो वो हमारे पास जो है वो 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला आंसर इसका करेक्ट है कि वो हमारे पास रेशियोज इक्वल आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, उसमें हमारे पास ट्रायंगल है ABC और उसमें हमारे पास गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, और हमारे पास गिवन है कि AB जो है वो हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है, और AB हमारे पास जो है वो 7.6 सेंटीमीटर है, AD जो है वो 1.9 सेंटीमीटर है। देन रेशियो हमने बतानी है कि AE और AEEC की रेशियो बतानी है, तो वो हमारे पास जो है वो रेशियो हमारे पास 1:3 आएगी, क्योंकि वो हमारे पास रेशियोज इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो AD रेशियो हमारे पास आएगी AD और AB की, तो वो हमारे पास 1:3 आ जाएगी। निम्रा नीचे करो, नेक्स्ट पेज पे चलो निम्रा। नंबर 4 नंबर 4 में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC और D एंड E हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक हमारे पास जो है वो AC पे पॉइंट, और हमारे पास गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, और हमारे पास गिवन है कि AD जो है वो 4x-3 के इक्वल है, और AE जो है हमारे पास वो 8x-7 के इक्वल है, और BD जो है हमारे पास 3x-1, और CE जो है वो हमारे पास 5x-3 के इक्वल है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हमारे पास क्योंकि DE जो है वो पैरेलल BC के है, तो हमारे पास रेशियो AD रेशियो DB जो है वो इक्वल आ जाएगा AE रेशियो EC के, तो वो हमारे पास हम इनको इक्वल लिखेंगे AD रेशियो DB और AE रेशियो AC, हम इनको इक्वल्स रखेंगे, इनकी वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है वो हम पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हमारे पास वो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रायंगल ABC है, उसमें भी हमारे पास G। नेक्स्ट पे चलो, 6 पे। मैम 6 वाला एक्सप्लेन करो। हाँ जी। 6 में हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमारे पास PQ जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और हमने एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है R का। तो R का जो एंगल है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम जो है वो इसका एंगल हमने उसमें प्रूव किया था उसमें कि उसका जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हमारे पास इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट 7 और इफ एक बात और, आप थ्योरम जब इस तरह राइट एंगल शो करना होता है ना 90 वाला, तो पॉइंट लेके ये जो सेंटर में लाइन बनाई है ना आपने डायमीटर, ये बाद में बेसिक एक्सप्लेन कर लिया करें। आप लोग पहले अपना फोकस रखा करें कि आपने कौन से पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है, उसको परपेंडिकुलर लेते हुए फिर बाकी जो लाइन है उसको ड्रा किया करें, फिर वो फिगर में भी पूरा शो हो रहा होता है कि वाकई ये 90 का है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है जी मैम, अगर ये डायमीटर ना होता, कोड होता, फिर भी एंगल 90 आना था। फिर भी 90 आता, लेकिन उसके लिए ये था कि डिपेंड आपकी, मैंने अभी भी बताया कि जिस पॉइंट पे आपने 90 का एंगल शो करना है उसकी साइड को पहले आपने 90 डिनोट करना है, फिर आप बाकी थर्ड वाली साइड को डिनोट कर लो, डिपेंड करता है। ये हम ना 90 का एंगल शो करने हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो थी ना थेल्स थ्योरम की, उसमें स्टेटमेंट में था कि हमारे पास एक डायमीटर होना जरूरी है। तो जब हमारे पास डायमीटर होगा तब ये थर्ड पॉइंट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे खुद ब खुद ही आ जाएगा। वैसे ये नहीं, अगर लाइन हाँ बोले डायमीटर ना हो, नहीं फिर नहीं है, नो फिर नहीं आ सकता। अब मेरी बात सुने, डायमीटर ना हो, ठीक है, तो आप इसको जरा ये सर्कल के ऊपर ड्रा करके देखो, डायमीटर से नीचे यहाँ पे आके जो नीचे वाली स्पेस खाली हाफ सर्कल है ना, इसमें से कोई 2 पॉइंट लेके ड्रा करना जरा, ट्राइंगल के कभी भी 90 नहीं बनेगा, क्योंकि देखें क्यू ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अगर नीचे वाली साइड पे मैं मूव कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है, जो नीचे सर्कल में 2 लाइन अगर आपको आ रही है जो पेज की, उनमें से अगर बिल्कुल यहाँ पे अगर आप P ले लो और यहाँ पे Q ले लो, तो आप ड्रा करके देखना वो कभी भी 90 नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही लाइन अंदर की साइड पे मूव करेगी एंगल छोटा हो जाता है। ट्रायंगल की साइड बाहर को या अंदर वाली साइड पे, इनर या आउटर साइड पे जब मूव करती है तो ऑटोमेटिकली ही एंगल पे इफेक्ट पड़ जाता है। 90 के एंगल वाली अगर ट्रायंगल है, आप वैसे सिंपल पेज पे बनाते हो,
और 90 वाली साइड को इनर वाली साइड की तरफ मूव करते हो तो वो लेस हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी जब क्यू को आप अंदर वाली साइड से मूव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 90 से लेस हो जाता है। अब आगे मरियम 7 वाला एक्सप्लेन करें। 7 की जगह 8 पे चले जाए जल्दी से। 8 if a line is drawn, निम्रा थोड़ा ऊपर कर। ठीक है, शोर है। हमारे पास एक लाइन है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at a distinct points, then the other two sides are divided in the। तो हमारे पास ये थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक लाइन है पैरेलल है एक ट्रायंगल की एक साइड के और वो दूसरी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इनको इक्वल रेशियो में सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एंड हैव अ स्पेसिफिक बेस on a one line, the different triangles formed by taking different points on the other line have the same। तो हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, हमारे पास उनकी बेस सेम है तो उनका जो एरिया है हमारे पास वो भी हमारे पास जो है वो हमारे पास उनका एरिया जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इन द फिगर। हमने जो है वो एक्स की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास ट्रायंगल है ए बी। आपने बस ये क्या अब यही किया कि आपने जो ट्रायंगल है वो मूव कर लिया है। आप पहले सेंटर में पैरेलल ले रहे थे, बेस वाली थी उसके, अब आपने दूसरी के ले लिया, वही ट्रायंगल पे मूव कर लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्रीन जो है अपनी स्टॉप करें जल्दी से। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो प्लेटोनिक सॉलिड्स वाला करवाया था उसके अंदर भी ये थ्योरम था, थैलेस थ्योरम, आगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अंदर भी यही चीज डिफाइन है। मैंने बताया भी था मरियम को कि मरियम लाइंस को एक्सटेंड कर लिया जाए तो वो आगे जाकर मीट ही कर रही है जो आपने थैलेस थ्योरम अभी किया उसी से रिलेटेड। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे डिनोट किया था, ये बिल्कुल सिंपल वे में उसने प्रूव किया हुआ है। लाइन तो पैरेलल लेके और दो लाइन इसके ऊपर क्रॉसिंग वाली इंटरसेक्शन वे में ली हुई है जो कि पैरेलल नहीं है, आप किस वे में मूव कर सकते हैं वो बहुत सारे उसने वेज यहाँ पे बनाए हैं। या तो दोनों इस वे में मूव करेंगी या सेकेंडली जो है हमारे पास वो बिल्कुल उसकी बेस वाली साइड पे मूव कर सकती हैं। क्रॉसिंग ही करनी है। लाइन थैलेस ने सिर्फ इस वे में बनाई थी कि दो पैरेलल या तीन या चार जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस हैं उनको क्रॉस करती हुई लाइंस। थ्योरम को भी एक दफा आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये बहुत इजी है। एंगल यूज करते हुए उसने यहाँ पे भी इसको प्रूव किया है, साइड वाले एंगल, और ये सबसे ज्यादा उसका बेसिक प्रूफ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब जो है वेडनेसडे को आपके साथ क्लास है। आज ग्रुप नंबर 4 की भी प्रेजेंटेशन थी। ग्रुप नंबर 4 किधर है? ग्रुप नंबर 4 के पार्टिसिपेंट मौजूद हैं क्लास में? यस मैम। यस ग्रुप मैम। नंबर 4 आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर रखनी है, मैं किसी दिन ले सकती हूँ आपसे, ठीक है? और ओके मैम। को होगी ग्रुप नंबर 5 की। ओके मैम। ठीक है, अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है तो अपनी क्लास अटेंड कर लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार अटेंडेंस मुझे लाजमी भेज देना।